नमस्कार। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। तो बहुत सारा लाइव कर लिए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें लेकर के आए, लेकिन अब तो आप लोग भी विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अब जो है लाइव का झंझट ही खत्म कर दिए हैं हम इस बार। जो भी करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करेंगे। एक छोटा सा सीरीज स्टार्ट किए हैं, रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस सीरीज में सारे नए नए क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। डेली के 30 सवाल लगभग होंगे, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं आगे चल के, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहेंगे और सारे लेटेस्ट सवाल होंगे। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको एकदम बेसिक से भी समझाएंगे, एग्जाम अप्रोच क्या हो सकता है वो भी समझाएंगे। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी तो भी आपको 100% इसमें समझ में आएगा, और अगर आप बहुत आगे निकल चुके हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। इस सीरीज का नाम हमने रखा है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज। रेलवे रिफॉर्म से प्रेरित होकर के इस सीरीज का नाम हमने रख दिया है रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज, जो कि आपके अंदर बहुत सारी सुधार लाएगा। जो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और जो छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं, तो इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो मिस्टेक से दूर हो जाएंगे, वो मिस्टेक करना बंद कर देंगे। इसका जो पीडीएफ वगैरह वो सारा आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के ले सकते हैं इसका पीडीएफ। अगर आपको चाहिए कि सर पीडीएफ दे दीजिए, तो उसके लिए आप इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे कोई पैसा नहीं लगेगा, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे इसलिए मिल जाएगा क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे अब थोड़ा डालने में दिक्कत होता है। जिसके पास क्या कहा जाता है, अब हर चीज का सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो टेलीग्राम पे अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो कभी कभी जाता ही नहीं है, लगता है कि नेट ही काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो है हम आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे दे देंगे। इस पे कोई झंझट नहीं होगा, डेली का आपको मिल जाएगा। किसी किसी को होता है कि यूट्यूब पे क्लास करने में भी दिक्कत आता है, तो वीडियो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लेकिन आज का जैसे ई सेट का आपको 2 4 5 दिन बाद मिलेगा वीडियो, क्योंकि डेली एप्लीकेशन पे तुरंत तुरंत अपडेट पॉसिबल नहीं है। तो 2 4 5 दिन बाद आपको ये वीडियो फिर से वापस एप्लीकेशन पे भी आने का चांसेस है, ठीक है, उसका भी जुगाड़ है, ठीक है ना। बाकी चलिए करते हैं क्वेश्चन। बाकी जो भी चीजें चल रही हैं तो उसको सुधार करते हुए, और जहां पे भी आपको भाग लेना जरूरी है, जैसे रेलवे रिफॉर्म हो गया, या कहीं पे भी अगर लगता है कि आपकी जरूरत है, तो वहां पे समय निकाल के थोड़ा सा आपको समय देना है। बाकी अपना पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि केवल लड़ाई करने से आपको नौकरी नहीं मिल जाएगा। नौकरी मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करने से, और बिना पढ़ाई किए आपको नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ, लड़ाई है जहां पे अगर ट्विटर पे ट्वीट करना है तो आप दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल के ट्वीट कर सकते हो। किसी चीज को करना है तो कर सकते हो, बाकी अपना पढ़ाई भाई करते रहना है। पढ़ाई में अगर इधर उधर किए तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि कहावत तो जानते ही हो कि जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए, और इधर गवर्नमेंट जॉब वही होता है, ठीक है। तो जब इस ट्रैक पे हो तो इस तरह मेहनत करो और इस हद तक जाकर के मेहनत करो कि सिलेक्शन ले लो, क्योंकि सिलेक्शन ना होने पे बहुत दिक्कत आती है आगे के लाइफ में। समझ में आ रहा है? आप अभी इस चीज को भोगे देखे नहीं हो, हम उन लोगों को देख रहे हैं जो हद तक तैयारी किए लेकिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए, और जिनके कारण वो थोड़ा थोड़ा सा के लिए सिलेक्शन से रुक गए, और आज उनका स्थिति काफी खराब है, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। कह रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत जो है 2% है, तो छूट प्रतिशत बताना है कि इसमें छूट प्रतिशत जो है, डिस्काउंट है, वो कितना परसेंट है। तो अगर हम बार बार कहते हैं कि जब भी मैथ को बनाइए तो मैथ को सब्जेक्ट की तरह देखना ही नहीं है। बार बार कहते हैं कि मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, सीखा जाता है। मैथ को सोचना शुरू कीजिए। डिस्काउंट परसेंट हमको बताना है, तो सिंपल सा है कि पहले हमको डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए सर जी, डिस्काउंट मतलब कि छूट। और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, उसी तरह डिस्काउंट जो होगा वो आपका
अंकित मूल्य पे होगा। अंकित मूल्य और गुना में 100% करेंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब आप जहां से भी लेके आओ इस प्रश्न के लिए डिस्काउंट और अंकित मूल्य आपको चाहिए, तभी आप डिस्काउंट परसेंट बता सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब बहुत सारा तरीका इस क्वेश्चन का है। जैसे अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य हमारा 517 दे रखा है। अगर हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि 100 है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 30% अधिक है। बोला है ना कि 30% अधिक है, तो इसका 30% प्लस करोगे 130 अंकित मूल्य हो जाएगा। अब 130 का मान आपको 517 दे रखा है, दे रखा है ना। अब आप यहां से अगर विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछे हम कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 100 है, इसमें 2% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 102 विक्रय मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका 102 का मान निकाल लो। अब जब एसपी अंकित मूल्य का पता है यहाँ पे वैल्यू, और आपको विक्रय मूल्य पता चल गया, तो इन दोनों का डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर होता है आपका अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो यहां से इन दोनों का अंतर लोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये सब करके आप कहीं ना कहीं से डिस्काउंट लेके आ सकते हो। अंकित मूल्य पता है, निकाल लोगे। अब रहा बात कि एग्जाम में क्या करेंगे, कितना फास्ट करेंगे, तभी जाकर के हमारा बात बनेगा। तो एग्जाम में हमको इतना लोचा करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए सिंपल सा है। एग्जाम का अगर हम बात करें तो हमारा सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाया गया है अंकित मूल्य दे करके। अंकित मूल्य इसलिए दिया गया है ताकि आप थोड़ा सा इस पे बेवकूफ बनो। यहां से कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे अगर हम क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 130 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि 30% अधिक है, तो प्लस का 30% करेंगे। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट परसेंट 2% दे रखा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका 2% प्लस करेंगे, करेंगे ना। तो यहां से विक्रय मूल्य हमारा 102 हो जाएगा। अब सिंपल सा है, डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो यहां से आप बता सकते हो इन दोनों का अंतर कितने का है? 28 का अंतर है। और बटे में क्या ले लेंगे? अंकित मूल्य, तो 130 हो जाएगा, और गुना में 100% कर देंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहाँ किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे काट दीजिए, 280 हो गया, और बटे में आपका 13 आ गया। यहाँ पे आप भाग दे दीजिए, 13 दूना 26, 2 और 0, 13 कम 13, 21 दशमलव समथिंग आ रहा है। आप देख करके ऑप्शन मार सकते हो। आगे डिवाइड करना है, 7 और 0 आएगा, 21 पाँचे 65 होगा। उसके बाद आपका 5 और 0 आएगा, तो आप ले सकते हो 13 चौका 52। तो आप ऑप्शन से जाकर के आगे कर सकते हो। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 21 दिखते ही आपको आंसर टिक कर देना है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो। बहुत सारे लोगों का होता है कि जब तक यहाँ पे निकाल के जब तक आंसर लिखेंगे नहीं एग्जाम में भी, तब तक वो टिक नहीं करेंगे। तो ये आदत को सुधारना है। यहाँ पे 21 दशमलव हमको दिखा, 21 दशमलव, यहाँ पे एक ऑप्शन था, टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को रेशियो से निपटाएंगे, तो रेशियो से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे 30% है, तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है ना। तो यहां से अगर हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बात करें, तो क्रय मूल्य 10 हो जाएगा, और अंकित मूल्य हमारा 13 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब आगे प्रॉफिट परसेंट 2% दे रखा है, तो 2% का मतलब क्या होता है? 1/50 होता है। मतलब कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहां से पता चल जाएगा। क्रय मूल्य 50 और विक्रय मूल्य 51 हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो ये 50 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब यहां से देख सकते हो अंकित मूल्य आपका 65 है और विक्रय मूल्य आपका 51 है। कितने का छूट दे रहा है? 14 का। कितने पे? 65 पे, और गुना में 100% कर दोगे, तो यहां से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मेन जो है, आपको ये चीज अगर पता है, और बाकी तरीका बहुत सारे हैं, तरीका तो बहुत सारे हैं एक क्वेश्चन को करने का, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, कैलकुलेशन पे स्पीड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति है? 7। NOPQRST। उत्तर की ओर सम्मुख एक सीधी रेखा में बैठे हैं। टी रेखा के एक छोर पर बैठा है। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे हम 7 व्यक्ति को पहले जगह बना लेते हैं। 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक और जगह बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कैसे, 4 5 6 और एक 7। अब यहाँ पे हम 2 इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे केवल इतना बोला है कि टी रेखा के एक छोर पर बैठा है। तो अगर हम शुरू से ही 2 लेके चलेंगे तो आगे हमको दिक्कत नहीं आएगा।
तो टी को हम रेखा के अगर इसमें इस छोर पे बैठा है तो हम इसमें इस छोर पे बैठा देंगे टी को। आगे कह रहा है कि आर के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आर के बाईं ओर मतलब आर यहां बैठेगा तभी जाकर के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठेंगे, और आर यहां पे बैठेगा तभी जाकर के दो व्यक्ति बैठेंगे। आगे बोला है पी जो है आर के ठीक दाईं ओर है, तो पी आर के ठीक दाईं ओर है, तो पी यहां पे बैठ जाएगा और पी यहां पे बैठ जाएगा। आगे बोला है एस के ठीक बाईं ओर है, पी कहां पे है, एस के ठीक बाईं ओर, तो एस यहां पे बैठा दीजिए और एस यहां पे बैठ जाएगा। आगे क्या बोला है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू कहां पे है, ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो ओ के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे ओ बैठेगा तभी जाकर के यहाँ पे क्यू बैठेगा, और यहाँ पे ओ बैठेगा तभी जाकर के क्यू बैठेगा। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। आगे कह रहा है कि क्यू रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। क्यू कहां पे नहीं बैठा है, रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, मतलब कि ई वाला फिगर आपका गलत हो गया ना। अब अगर बाय द वे एक ही फिगर लेके चले होते, जैसे ही वाला फिगर, और टी को आप यहाँ पे बैठा सकते थे, कोई बड़ा बात नहीं था, क्योंकि बोला ही था कि टी एक छोर पे बैठा है, तो टी को आप यहाँ पे बैठाए होते, फिगर गलत हो जाता, फिर वापस से फिगर को बनाते इधर करके। अब जब दोनों फिगर हम एक साथ लेके चले तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो बचा है कौन, बचा है आपका एन, तो एन को यहां बैठा देंगे, आगे चुपचाप बेचारा बैठ जाएगा। आगे पूछा है ओ और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो ओ आपका यहाँ पे बैठा है और एन यहाँ पे बैठा है, तो देख लो कितने लोग बैठे हैं आपके, चार लोग बैठे हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितनी है। तो आप भी जानते हो कि अगर आय को हम मान लेते हैं कि आय जो है भाई साहब 100 है, 100% मान लेते हैं, और वैसे भी कोई भी चीज 100% होता है, तो अगर आय का बात करें तो 100% है, तो इसमें से 45% उसने खर्च कर दिया। 45% क्या किया, खर्च कर दिया। जब 100 में से 45 खर्च हो जाएगा तो बचेगा क्या, 55% बचेगा। तो यही 55% उसका क्या है, बचत है ना। बोला है ना कि 45% खर्च करती है, तो जब 45% खर्च कर देगी तो बचेगा 55%। 55% उसका बचत है, और बचत है कितना, 66,000, मतलब इस 55% का मान कितना है आपका, 55% का मान गुरुजी 66,000 है ना। अब काट पीट मचा दीजिए, 11 से 5 बार में और 11 से ही 6 बार में, यहाँ पे 000 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या, उसकी आय, मतलब 100% का मान, तो 5 से अगर हम इसमें 20 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा इधर। तो इधर भी 20 गुना कर दीजिए, 20 छक्का 120 हो जाएगा, और 3 जीरो पहले से है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ रहा है, एकदम बेस्ट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन समूह से संबंधित नहीं है। सिंपल सा है, जब भी अल्फाबेटिकल मिले उसको हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये आपका 3 है, ये 5 है, और ये 7 है, ये आपका 17 है, ये 19 है, और ये 21 है, ये आपका 10 है, ये 12 है, और ये 14 है, यहाँ पे ये आपका 15 है, 16 है, और 18 है। अब आपको देख नंबरिंग करते ही आपके आंसर आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 17 2 19, 19 2 21, 10 2 12, 12 2 14, और यहाँ से 15 1 16 और 16 2 18, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड का समय लगेगा, लेकिन नंबरिंग आप लोग याद नहीं करोगे, कहोगे हम अपने से गिन के बता देंगे, तो गिन के बता दोगे तो फिर गिन के बताते रहोगे, ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिनों में रंग सकते हैं, वरुण अकेले इसे 7 दिनों में रंग सकता है, आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में रंगेंगे। अब कुछ लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि इसको ध्यान नहीं देते हैं एग्जाम में। अब आशीष पढ़ेंगे और बस इतना में अंदाजा लगा लेंगे कि आशीष अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वरुण और आशीष का कह रहा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। वरुण अकेले जो है इसे 7 दिन में कर रहा है, तो यहां से आप आशीष का आसानी से निकाल सकते हो। क्या करोगे, टोटल वर्क ले लोगे, 21 है, 3 से 7 बार में और 7 से 3 बार में, मतलब कि यहाँ पे क्या मिला आपको, वरुण और आशीष का क्षमता कितना है, 7 है,
और वरुण का केवल क्षमता कितना है, 3 है। तो अगर हम आशीष का क्षमता का बात करें तो आशीष का क्षमता कितना हो जाएगा, 4। क्षमता का मतलब आप भी जानते हो कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा। मतलब कि वरुण और आशीष दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे। वरुण अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो आशीष अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल काम जो है, कुल काम, वो 21 है। तो पहले आप ये देख लो कि 21 काम को कितने दिन में करेगा, तो 21/4 दिन में करेगा। अब 21/4 दिन में करेगा। अब यहाँ पे हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 10 से 15% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको आंसर मार के आए होंगे। और यहां से आप डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20, 5.25 आएगा। और इसको आंसर मार के और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि सही है, आ जाएंगे घर। जब आंसर शीट आएगा तब पहले जब कटा हुआ दिखेगा तब उनको याद पड़ेगा कि काहे कटा है भाई। तब जब उनको दिखाई देगा कि ऐसे 4 हॉल का पूछा है, क्या पूछा है, 4 हॉल का, तो वहां पे इनको याद आएगा कि अरे यार। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 21/4 दिन का मतलब क्या है, ये जो 21/4 दिन हमारा आया है, मतलब कि 5.25 जो आया है, इसको डिवाइड करोगे तो 5.25 आएगा। इसका मतलब ये है कि आशीष अकेले एक हॉल को इतने दिन में रंग सकता है। हमसे पूछा है कि ऐसे 4 हॉल को, तो सिंपल सा है कि एक हॉल कितने दिन में रंग रहा है, 21/4 दिन में रंग रहा है ना। हमसे क्या पूछा है, 4 हॉल, तो 4 हॉल को रंगना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, 21/4 और गुना में 4 कर दोगे, 4 से 4 खत्म, 21 दिन में 4 हॉल रंगेगा। और यही 21 दिन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया। अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1200 कितने वर्ष में 2280 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिंपल सा है। अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 1200 रुपया, मिश्रधन दे रखा है हमारा 2280 रुपया। तो अगर हम पूछे आपसे कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 1080 साधारण ब्याज है सर जी। आपका रेट दे रखा है, रेट परसेंट जो है 4% दे रखा है। आपसे पूछा है कि टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा। अब टाइम हमको बताना है, तो हम जब साधारण ब्याज पढ़ाते हैं, जो पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि बस सिंपल सा एक चीज बताते हैं कि भाई एक फॉर्मूला याद रखो, रेट इंटू टाइम बराबर SI बटे में प्रिंसिपल गुना में 100%। और इसी पे सारा का सारा गेम हम लोग कर देंगे। इसी पे क्या करेंगे, सारा का सारा गेम कर देंगे, पूरा का पूरा साधारण ब्याज खत्म कर देंगे इकलौता एक फॉर्मूला पे। अब इस पे आप रख दीजिए, यहाँ पे रेट आपका 4 है, गुना में टाइम हो गया, SI आपका 1080 है, बटे में आपका 1200 हो गया, और गुना में 100% हो गया। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 12 से ही 9 बार में 90, 2 से 2 बार में, और 2 से ही 45 बार में। यहाँ पे टाइम बराबर कितना आ गया, 45 बटे में 2 आ गया। 45/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 22.5। और यही आपका आंसर हो जाएगा, किधर है, ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब ई जो आपको दिख रहा है कि इतना कर रहे हैं, तो ये आप एग्जाम में थोड़ी करने जाओगे, ना ही ई लिखने जाओगे। अगर सॉल्यूशन का बात करें तो बस इतू सा है, बस इतू सा है। एग्जाम में कहीं लिख के दिखाने जाओगे कि यहीं से पता चल गया 45/2, और 45/2 मतलब 22.5। आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो छोटू कोण है, छोटू कोण को x मान लेते हैं, तो ये जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x + 28 हो जाएगा ना। और संपूरक कोण है, क्या कह रहा है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का मान कितना होता है, दो संपूरक कोण तभी कहलाते हैं जब दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, जोड़ दो, यहाँ पे 180 आ जाएगा। यहां से 2x हो जाएगा, और इधर 28 आके घट जाएगा। 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा, 1 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 छक्का 12। एक्स का मान कितना आ गया, 76 डिग्री आ गया। 76 डिग्री, आपसे बड़ा छोटा कोण एक्स है, एक्स का मान 76 डिग्री आ गया। आपसे क्या पूछा है, छोटा कोण, तो छोटा कोण आपका 76 डिग्री आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आया? अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। धारा की गति बताना है यहाँ पे। सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे बस बात को। पहले तो यहाँ पे ही जान लीजिए कि हम दो चीजें लेके चलते हैं। शांत जल में नाव की चाल का अगर हम बात करें, नाव की चाल, तो इसको हम एक्स लेके चलते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और अगर हम धारा की चाल का बात करें, मतलब स्पीड ऑफ करेंट, धारा की चाल का बात करें, तो धारा की चाल जो है वो है हमारा वाई किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना है? वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना है कि अगर प्रतिकूल का बात कह रहा है तो प्रतिकूल का मतलब क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में। और अगर आप धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाओ या तैरो तो उसमें क्या होता है? आपको कठिनाई होती है, मतलब कि धारा आपको रोकता है। तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और अगर अनुकूल कह रहे हो, मतलब कि धारा के दिशा में अगर कह रहा है, तो आप देखते हैं कि जब धारा के दिशा में आप तैरते हैं तो क्या होता है? आपको कहीं ना कहीं तैरने में आसानी होती है। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? अभी चार चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। अब यहां से प्रतिकूल दिशा में कह रहा है 42 घंटे में 721 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रतिकूल दिशा में, तो मतलब कि एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है ना? टी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा, होगा ना? तो यहां से एक्स माइनस वाई प्रतिकूल दिशा में क्या है? स्पीड है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। तो यहाँ पे 721 बटे में 42 कर दीजिए। सात से कट रहा है तो सात से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा? सात छक 42 और सात एक कम सात, सात तिया 21। तो यहां से एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया? 103 बटे में 6 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर जी। अब यहीं से अगर हम बात करें आपसे कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई तो कह रहा है कि अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है, मतलब कि 721 और बटे में 15 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसको आप याद रखेंगे। x प्लस वाई बराबर अगर a है और x माइनस वाई बराबर अगर b है, तो आप क्या करेंगे? तो x अगर निकालना है आपको तो a प्लस बी बटे में 2 कर देंगे, और अगर y निकालना है तो a माइनस बी बटे में 2 कर देंगे। बस इस छोटा सा चीज को याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x प्लस वाई आपका 721 बटे 15 है और x माइनस वाई आपका 103 बटे 6 है। आपको निकालना क्या है? तो धारा की चाल, मतलब कि y का मान निकालना है। मतलब इन दोनों का अंतर लेकर के 2 से भाग दे देना है। तो अंतर ले लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ पे 721 है और बटे में 15 है, और माइनस करेंगे 103 बटे में 6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे 2, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे 5, 3 पच्चे 15, 515 हो जाएगा। अभी 2 से भाग देना बाकी है, इस बात को याद रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर आपका अंतर देखें तो 12 में से 5 घटेगा 7 बचेगा। आगे आएंगे 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। आगे आएंगे तो आपका 14 में से 5 घटेगा 9 बचेगा, और बटे में क्या होगा? तो बटे में भाई साहब 30 नहीं 60 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी 2 देना बाकी है, इसके नीचे 2 होगा। यहाँ पे जो 2 है इसको अभी हम लोग नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे 30 है और नीचे 2 आएगा तो इसे मल्टीप्लाई होगा, और हम यहाँ पे डायरेक्ट 60 लिख दे रहे हैं। बस इसको भाग दे लीजिए। यहाँ पे आपका 15 समथिंग आएगा, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है और 927 है। 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आंसर टिक कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर जी इतना सब कुछ, तो भाई साहब ई तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ई आप पहले से याद रखेंगे। ई आप पहले से याद रखेंगे। रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो इसको करने के में कितना टाइम लगेगा? बस यही है ना? है? कितना टाइम लगेगा बताइए? ई भी आप ढंग से करने नहीं जाएंगे, लिख के काहे के लिए दिखाएंगे? तो इसको करने में कितना समय लगेगा? बात समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगा तभी वहां पे परफॉर्म कर पाएंगे। बार बार बताते हैं कि क्लास में आपको लर्नर बन के रहना है। क्या बन के रहना है? लर्नर बन के रहिए।
तभी जाकर के एग्जाम में आप परफॉर्मर बन पाएंगे। एग्जाम में आप क्या बन पाएंगे? परफॉर्मर। अगर आप क्लास में परफॉर्मर बनेंगे तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, और सीख नहीं पाएंगे तो फिर तो एग्जाम में लर्नर बनना पड़ेगा, और एग्जाम में लर्नर नहीं बनना है, एग्जाम में आपको परफॉर्मर बनना है। तो कभी भी बार बार हम इस चीज को सिखाते हैं कि आप जब भी क्लास कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ सीख रहे हैं, तो उस समय सीखने का प्रयास करें, लर्नर बने। क्योंकि आप परफॉर्मर बनने के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ देते हैं, और जो आप सिली मिस्टेक बार बार करते हैं, वो आपका परफॉर्मर बनने का चाहत ही आपसे सिली मिस्टेक करवाता है। टाइम यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे आप टाइम देंगे तभी चीजों को सीख पाएंगे। यहाँ पे जब आपका टाइम देंगे तभी जाकर के वहां टाइम बचाएंगे। आप लोग यहीं पे टाइम बचाने में लगे रहते हो, सर जी इतना याद करना पड़ेगा, सर जी इतना ही करना पड़ेगा। तो भाई करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के ना वहां पे गेम बजेगा। अब जैसे ये सवाल है तो ये क्या है? अगर देखें इसको तो टुच्चा सा सवाल लग रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कह रहा है? 105 है, 105 है, 97 है, 89 है, 81 है और 73 है। आगे क्वेश्चन मार्क है, 10 सेकेंड का सवाल लग रहा है। माइनस का 8 किया, यहाँ पे भी माइनस का 8 किया, यहाँ पे भी माइनस का 8 किया, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 8 नहीं कर रहा है भाई साहब। क्या कर रहा है? यहाँ पे माइनस का 8 काहे नहीं कर रहा है यार? यहाँ पे भी माइनस का 8 कर रहा है यार, काहे नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे भी माइनस का 8 कराओ। 13 में से 8 घटेगा 5, 65 हो जाएगा, और आपका आंसर किधर है? ऑप्शन सी में है। आंसर मार के आगे बढ़ो, कहाँ टाइम लगा रहे हो? अगले सवाल पे चले। अगला सवाल पे आ जाइए। कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक लाइन लिखेंगे पहले। यहाँ पे कह रहा है कि गुना को भाग दे देना है, तो 1125 है, और गुना है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 45। उसके बाद डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या बोला है? प्लस को माइनस को आपस में बदल दिया जाए, और गुना और भागा को आपस में। तो यहाँ पे डिवाइड है तो गुना हो जाएगा 39। आगे माइनस का 17 है, तो माइनस को प्लस में कर देना है, और प्लस को माइनस कर देना है 19। कोई दिक्कत है ना गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कटेगा भाई साहब, पक्का कटेगा, इसको कटना पड़ेगा। 45 से भाग दे के देख लो 1125 को। 45 दूना 90, कितना आ जाएगा? 225, और 45 5, तो ये तो आपका खत्म हो गया 25 बार में। और 25 गुना 39 करना है आपको। तो 25 गुना 39 ना करके 25 गुना 40 कर दो, 1000 हो जाएगा। 1000 में से 25 घटा दो, 975 हो जाएगा। 975 हो गया, और ई कितना बचेगा? माइनस का 2 आ जाएगा, तो 973 आपका आंसर हो जाएगा। कितने सेकंड में समय लगेगा? ऑप्शन डी में आपका आंसर है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अगले सवाल पे चले ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी का औसत 62 है। तो कक्षा का औसत स्कोर कितना है? तो 12 विद्यार्थियों का औसत है स्कोर आपका 60 दे रखा है। 12 गो का 60 है, तो टोटल 12 गुना 60 कर देंगे। बाकी का औसत स्कोर तो प्लस में बाकी कितना हो गया? 18, और 18 गो का 62 है ना? और बटे में टोटल से डिवाइड कर देंगे, मतलब 30 से डिवाइड कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा सर जी इतना करेंगे। अरे भाई इतना नहीं करना है, ध्यान से देखो क्या करना है। ध्यान से देखते नहीं हो, फिर डंडा मचाते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा। अगर हम काटे 600, तो 6 से सब कट रहा है। 6 से 5 बार में, और 6 से ही 2 बार में, और 6 से ही 3 बार में। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और 6 तेरी 18, 18 हो जाएगा, और बटे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2 10 जीरो बच गया, एक और एक और एक 2 और एक 3 हो जाएगा, बटे में 5। तो यहाँ पे 5 छक 30, यहाँ पे 61.2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल भाई साहब कुछ इस प्रकार का है। कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1, सबसे ऊपरी वाली मंजिल को 2, और इस तरह सबसे ऊपरी वाली मंजिल को 6 संख्या दिया गया है।
ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम पहले 6 गो मंजिल बना लेते हैं, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए एक ऐसी मंजिल पर रहता है जो अभाज्य संख्या है। तो भाई साहब ए यहाँ पे रह सकता है, ए यहाँ पे रह सकता है और ए यहाँ पे रह सकता है। 3 जगह पे ए रह सकता है क्योंकि तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। आगे बोला है कि ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अब गुणनफल 3 है भाई साहब, मतलब कि इस पे तो रहने से रहे, बाकी किसी पे नहीं रह सकते हैं, इस पे रह सकते हैं। तो ए और ई को तो जगह मिल चुका है भाई साहब, यहीं पे रहेंगे। ए और ई का गुणनफल 3 है। बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, मतलब कि बी भाई साहब यहां रहेंगे। आगे कह रहा है कि एफ जो है सी के ठीक नीचे रहता है। तो एफ जो है सी के ठीक नीचे रहेगा, तो इधर तो सी कहीं आएगा नहीं, तो सी को यहां बैठाइएगा तभी जाकर के एफ यहां पे रहेगा। अब बच गया एगो डी, तो यहाँ पे लास्ट में जो डी बचा वो बेचारा चुपचाप आके यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो आता है ना वो बड़ा शांति से रहता है, ठीक है, पता है ना। तो यहाँ पे डी बैठ गया। अब बोला है डी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं, तो डी एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे काउंट करने आएगा आपको, है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चले। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 73 छात्रों की एक पंक्ति में जो उत्तर के सम्मुख हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 73 है। तो अगर हम यहाँ पे रैंकिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो नंबर यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगा वो 74 होगा, याद है ना। आगे बढ़िए, कह रहा है कि गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। गीता जो है बाएं छोर से 16th नंबर पे कौन है, गीता है। गीता को बैठा दीजिए, गीता बैठ गई। आगे कह रहा है यदि सुनीता गीता के दाईं ओर 21वें स्थान पे है, तो यहाँ पे गीता है इसके 21वें स्थान पे, यहां से 21वें स्थान पे कौन है, सुनीता है। इधर इधर बढ़ेगी तो यहां से इनका जो लेंथ है वो 21 है, ठीक है। तो 21 है तो यहाँ पे सुनीता हो जाएगी, सुनीता। अब पूछा है कि पंक्ति के दाहिने छोर से सुनीता का स्थान, इधर से ही पूछा है। यहां से यहां तक का लेंथ अगर हम पूछे प्यारे लाल कि कितना है, तो यहां से यहां तक का लेंथ आपका 74 आएगा, क्योंकि 73 लोग हैं तो लेंथ 74 होगा, होगा ना। अब यहां से यहां तक 16 है और यहां से यहां तक 21 है, टोटल कितना हो गया, 16 और 21 कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7, 2 और 1 3 हो जाएगा, 37। तो यहाँ बचा हुआ इधर कितना हो जाएगा, तो इधर से बचा हुआ 37 हो जाएगा, तो यही आपका 37वां आंसर आ जाएगा दाहिने छोर से। अगर पूछा होता कि दाहिने छोर पे कितने लोग हैं, तो 36 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्थान पूछा है। स्थान मतलब कि लेंथ, हम जब रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनका लेंथ दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर हम यहां से पूछे कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं, तो इसके बीच में 20 लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 20 लोग होंगे, जबकि लेंथ कितना है, 21 है ना। तो इस चीज में काफी मिस्टेक होता है। अगर यहाँ पे 36वां ऑप्शन में रहता ना, तो बहुत सारे लोग 36 मार के आते हैं आंसर। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, टुच्चा सा सवाल है प्यारे लाल, आ जाओ कर देते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, 17 6 23, 23 में 7 से गुना कर दो, 127 है, और 3 7 21 हो जाएगा, बच गया 2, और 2 7 14, 2 16 हो जाएगा, और प्लस का 93 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लो, 7 3 10, 0, बच गया आपका 1, 9 2 11, 1 12, बच गया आपका 1 और 1 और 2, और इसमें से 161 घटा दो, 10 में से 1 घंटा 9 बचा, और यहाँ से 11 में से 6 घंटा 5 बचा। क्या बचा, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 59 आंसर मारो। फिर क्या है, परेशान हो रहे हो प्यारे, आगे बढ़े ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि वे ना रख, ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दे। टुच्चा सा सवाल है, निम्नलिखित वर्गों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ऐसे कितने रसोइये हैं, कौन है रसोइये, मतलब कि चेफ है, चेफ को रसोई कहा जाता है, चेफ नहीं सेफ, ठीक है। जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है, पहले बोला है वकील नहीं है, प्यारे लाल ध्यान देंगे यहाँ पे, वकील का बात कर रहा है कि वकील नहीं है, मतलब कि इसमें आना नहीं चाहिए, ई वाला जो है ये सब बाहर हो जाएगा, ये पूरा खत्म कहानी, वकील नहीं होना चाहिए। अब बचा क्या, तो ई जो है केवल सेफ है, ई जो है केवल शिक्षक है।
और ई जो है वो आपके शिक्षक भी है और सेफ भी है। तो आपका जो 9 है यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, आपको हम इसको समझाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। कह रहा है कि दोनों का मूल उभयनिष्ठ मूल जो है उभयनिष्ठ है। मूल का मतलब जो एक्स का वैल्यू निकलेगा, जो इनका रूट आएगा वो बराबर है। तो मतलब कि अगर यहां पे मान लेते हैं कि इसका भी मूल अल्फा और बीटा है और इसका भी मूल जो है अल्फा और बीटा है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे अगर अल्फा और प्लस बीटा जो आएगा वही आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आएगा। आएगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? मूलों का योगफल। और मूलों का योगफल का मतलब क्या होता है? मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाई ए, द्विघात समीकरण में। तो यहाँ पे बी कितना है आपका? ये जो 3 है ये ए हो जाएगा, जो 4 है ये बी हो जाएगा और जो 12 है ये सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का बी मतलब कि माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर इसका मूलों का योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आना चाहिए? माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या है? के है और ए के जगह पे क्या है? 2 है। तो माइनस का के बटे में 2 आएगा। और अल्फा प्लस बीटा तो यही होगा ना। तो इसको लेके आ जाओ माइनस का 4/3 और बराबर में माइनस का के बटे 2। अब यहां से माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो के बराबर क्या आ जाएगा? 4 दूना 8/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस टी यू भी कितने लोग हैं? 3 4 7 लोग हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख। तो 7 गो को बैठाना है। पहले जगह बना दो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है। कह रहा है कि टी के दाईं ओर से गिरने पर टी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो टी अगर यहां पे बैठाते हैं हम टी के दाईं ओर तो एस यहां पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? क्यू के दाईं ओर से गिरने पर भी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एस जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है। एस कहां पे बैठा है? क्यू के ठीक दाईं ओर। तो एस तो बैठा चुके हैं तो क्यू को यहां बैठाओ तब बाईं ओर दाईं ओर बैठेगा। आगे कह रहा है कि यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। यहां पे कह रहा है क्यू के दाईं ओर से गिरने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यहां पे पहले आ जाओ ऊपर। आगे कह रहा है क्यू के दाईं ओर गिरने पर क्यू और भी के बीच केवल 3 गो है। तो क्यू यहां पे है तो 1 2 3, तो यहां पे भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? आगे कह रहा है कि यू जो है आर के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो आर को अगर हम यहां बैठाते हैं पैरेलल तभी जाकर के यू यहां पे बैठेगा। बैठेगा ना? अगर आर को आप यहां पे बैठा देंगे तो बाएं हो जाएगा। तो आर यहां पे बैठेगा तभी दाहिने यू हो जाएगा। अब बचा कौन? बचा है कौन भाई साहब? पी बचा हुआ है तो पी चुपचाप आके यहां पे बैठ जाएगा। अब क्या पूछा है? क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और यू यहां पे है दोनों। इन दोनों के बीच कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। यही आपके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। कोई भी बॉक्स एफ के ऊपर नहीं रखा गया है। मतलब कि भाई साहब एफ जो है सबसे ऊपर है। एफ जो है सबसे ऊपर है। कोई भी बॉक्स एफ के ऊपर नहीं रखा गया है, मतलब एफ जो है सबसे ऊपर है। आगे कह रहा है एफ और बी के बीच केवल 3 बॉक्स रखे हुए हैं। तो यहां पे एक आएगा, यहाँ पे 1 2 3 गो आएगा और तब जाकर के बी आ जाएगा। आगे कह रहा है जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा है। डी जो है बी के ठीक ऊपर है। डी कहां पे है? बी के ठीक ऊपर। तो यहां पे आपका डी आ जाएगा। आ जाएगा ना? और जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है तो जी को यहां पे बैठा सकते हैं और नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो नीचे लेके आएंगे तो यहां पे कह रहा है जी और सी के बीच केवल 4 बॉक्स रखे हैं। तो यहां पे कितने लोग हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 लोग हो चुके हैं। तो अगर हम जी को नीचे लाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो यहां पे साफ साफ कह रहा है कि जी और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। तो हम जी को यहां पे बैठा देते हैं। 1 2 3, तो चौथा पे सी आ जाएगा। आ जाएगा ना? अब कौन बचा है?
ए जो है ई के ऊपर कहीं रखा गया है। ए को कहां पे रखा गया है? ई के ऊपर। तो ई मतलब कि नीचे आएगा और ए आपका यहां पे आ जाएगा। कितने लोग हो गए? 3 4 7 लोग हो गए। डी के नीचे कितने बॉक्स हैं? तो डी के नीचे आप बता दीजिए कितने बॉक्स हैं। बात समझ में आ गया? डी के नीचे कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। सिंपल सा है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ नहीं कर देंगे। यहां पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा, तो 10 दूना 20 एक्स वाई हो जाएगा ना। इसको तोड़ते हैं तो इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab होगा, तो प्लस का 5 दूना 10 10 दूना 20 एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, तो बीच में प्लस है, इन दोनों का गुना कराइए तो प्लस का 4x स्क्वायर, इन दोनों का गुना कराइए तो 5 दूना 10 माइनस का 10 एक्स वाई हो जाएगा। आगे आइए तो इन दोनों का कराएंगे तो 5 दूना 10 प्लस का 10 एक्स वाई हो जाएगा और इन दोनों का कराएंगे तो माइनस का 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 20 एक्स वाई और प्लस का 20 एक्स वाई खत्म हो जाएगा। माइनस का 10 एक्स वाई और प्लस का 10 एक्स वाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर और यहाँ पे भी प्लस का 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर और प्लस का 25x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25 8 33x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 25 और 4 29 29 है। अच्छा, माइनस का 25 और ये प्लस का 25 खत्म हो जाएगा, बच गया आपका प्लस का 4y स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। आ जाइए करके दिखाते हैं। m प्लस n है तो ए बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब m जो है n की माता है। तो n की माता है m, तो m को ऊपर कर दिए और इनको बॉक्स में भर दिए। अब हमारा कोडवर्ड रहता है ब्लड रिलेशन में पहला चीज कि मेल को हम बॉक्स में बंद रख करते हैं और फीमेल को सर्किल में बंद करते हैं। दूसरा, बॉन्डिंग दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में प्लस लाते हैं। बात समझ में आ गई? दो को मेरा अलग का कॉन्सेप्ट है। अब आगे आइए, एन गुना ओ है तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब एन जो है ओ की पत्नी है। तो एन का शादी करा दीजिए ओ से और ये पति हो जाएगा। अभी मतलब मत कहिएगा कि सर जी इसको बॉक्स में काहे बंद किए क्योंकि मेल है, ठीक है ना। अभी मत कहिएगा सर जी कहीं नहीं यो फीमेल होगा तब। आगे ओ डिवाइड पी है तो ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब ओ जो है पी का पिता है, तो पी को नीचे लाइए। आगे P माइनस क्यू है तो A माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब P जो है Q का भाई हो जाएगा। तो P को Q का भाई कर दीजिए, यहाँ पे Q आ जाएगा। आगे बोला है M जो है Q से किस प्रकार संबंधित है, तो Q की माँ होगी और माँ के माता जी क्या हो जाएंगी? माता की माता इधर है, ऑप्शन डी में छिपी हुई है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां से ही दोनों भाई बहन, चाहे जो भी हो, भाई भाई हो या भाई बहन हो, लेकिन हमको जेंडर इसका पता होना चाहिए था जिसका पता है। यहाँ पे पिताजी और माता जी हैं और माता की माता जी हैं, तो माता की माता आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है, कुछ है नहीं। यहाँ पे 701 है आपका, 700 है, 697 है, आगे 692 है और आगे 685 है। यहां से देखिए ध्यान से, क्या किया? माइनस का 1 किया है, माइनस का 3 किया है, माइनस का 5 किया है, आगे माइनस का 7 किया है। तो तुम क्या करोगे? माइनस का 9 कर दो, चौहत्तर। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन ए में है। मारो खदेड़ के। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए। एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम जो है उसका 7 घंटा है। टाइम उसके पास कितना है? 7 घंटा है। और डिस्टेंस जो है 519 किलोमीटर है। कितना है? 519 किलोमीटर है। आगे कह रहा है वह अपनी दूरी का 2/3, किसका? दूरी का 2/3, दूरी का 2/3 मतलब इसका अगर 2/3 जो है 5/7 समय में तय करता है, तो जब 2/3 पूरा कर चुका है
तो बचेगा कितना, एक तिहाई बचेगा ना। जब दो तिहाई पूरा हो चुका है तो बचेगा एक तिहाई। अब कहोगे एक तिहाई कहां से आया, तो एक में से इसको घटा दो। तो इसका हम एक तिहाई निकाल लेते हैं, 519 का एक तिहाई। एक तिहाई, तो यहां से 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 2 और एक 5 सत्ते 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 और 3 तिहाई 9। तो 173 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके पास अभी बचा हुआ है। टाइम उसके पास कितना बचा हुआ है, तो जब 5/7 समय ले चुका है तो बचेगा कितना, 2/7। तो इसका 2/7 निकाल लो, 7 का 2/7। तो उसके पास समय कितना बचा हुआ है, 2 घंटा बचा हुआ है। अब यहाँ पे डिस्टेंस 173 किलोमीटर है, टाइम उसके पास 2 घंटा है। बोला उसकी गति क्या होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर प्यारेलाल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका 173 है, बटे में 2, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 86.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 86.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इसका पूछा है माध्यिका क्या है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन आएगा, सबसे पहले 11 आएगा। 11 के बाद कौन आएगा, 18 आएगा। 18 के बाद कौन आएगा, 27 आएगा ना। 27 से पहले कौन नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा तो आप बताइएगा। उसके बाद 30 आ जाएगा। 30 के बाद कौन आ जाएगा, 30 के बाद हमारा 34 आ जाएगा। 34 के बाद 35 आ जाएगा। 35 के बाद कौन आ जाएगा, 35 के बाद हमको दिख रहा है 52, तो 52 आ जाएगा। आ जाएगा ना। उसके बाद कौन दिख रहा है, उसके बाद 76 दिख रहा है, 76 आ जाएगा। उसके बाद कौन दिख रहा है, तो 81 दिख रहा है, 81 83 84, 81 83 और 84 लिख लिए बढ़ते क्रम में। आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें टोटल कय गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। तब तो और आसान है यार, इधर से 5 को खत्म करो, 3 4 5, और इधर से 5 को खत्म करो, 3 2 5, बचा क्या बीच में, 35 है। यह आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, तो अगले सवाल पे चले। बात समझ में आया तो हिलाइए मुंडी और अगले सवाल पे आइए। कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, ए जो है 18 मिनट में भर रहा है, जबकि बी उस भरी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ई जो है भरने वाला है बेचारा और ई खाली करने वाला है, दोनों का काम अलग अलग है। अब कह रहा है कि प्रारंभ में पाइप ए, तो पहले यहां पे हम टोटल वर्क ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क ले लेते हैं 180। तो ये 10 काम करेगा, ये 9 काम करेगा, करेगा ना। कह रहा है कि प्रारंभ में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप बी भी खोला जाता है, मतलब कि 6 मिनट ही पहले काम कर लेगा। तो 6 मिनट में कितना काम कर देगा, 10 गुना 6, 60 यूनिट आपका काम कर चुका होगा। 60 यूनिट काम कर चुका होगा। तो बचेगा काम कितना, टोटल काम 180 है, तो 180 में से अगर आप 60 घटाते हैं तो बचेगा कितना, 120 यूनिट काम आपका बचा हुआ है। 120 यूनिट काम बचा हुआ। अब बी को भी खोल दिया गया, क्या किया गया, बी को भी चालू कर दिया गया। अब बी, ई बेचारा 10 यूनिट भरेगा तो ये 9 यूनिट खाली कर देगा। ई जो है 10 यूनिट भरेगा तो ये 9 यूनिट खाली कर देगा। तो काम होते हुए आपको कितना दिखेगा, 1 यूनिट। और टाइम कितना बचा हुआ है, 120 यूनिट करने में कितना लग जाएगा, तो 120 और बटे में 1 हो जाएगा। तो यहां से 120 यूनिट में आपका कितना आ जाएगा, 120 मिनट का समय आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहां तक कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहां पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यह है भाई साहब कि लास्ट का जो होगा, 120 मिनट आपका समय हो जाएगा, शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, तो 120 मिनट। अब अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि अल्टरनेट खोला जाता है तो उस केस में आपका दिक्कत आता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिंपल सा है कि एक यहाँ पे 10 यूनिट ही भरेगा, ही 9 यूनिट खाली करेगा, तो काम कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट। और टोटल आपका बचा हुआ है 120 यूनिट, तो 120 मिनट का आप समय लगेगा। अगर टोटल पूछता तो 6 मिनट और प्लस करते, 126 मिनट हो जाता। बात समझ में आ गया, अगले सवाल पे आ जाइए।
सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे टुच्चा सा सवाल है, देखिए इसको कैसे निपटाते हैं। यहाँ पे 3 है, 5832 है, बटे में आपका 4 रूट है, और यहाँ पे 10,000 है, गुना में 5/24 है, और गुना में 78 है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत सारे लोग को इसमें दिक्कत आएगा कि सर जी अब इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देख भाई साहब, पहला बात कि इसका इकाइंकांक कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट है। तो जब क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है। इकाई का अंक 2 कब आता है, जब इकाई का अंक 8 होता है, और किसी में नहीं आता है। ठीक है। आप 2 का करोगे 8 आएगा, 3 का करोगे 27 का 7 होगा, 64, 4 का 64 होगा जिसमें 4 आएगा, 5 का 125 होगा जिसमें 5 आएगा, 6 का करोगे 216 आएगा जिसमें 6 आएगा, 7 का करोगे 343 आएगा जिसमें 3 आएगा, 8 का करोगे 512 आएगा जिसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब कि इसका जो भी क्यूब रूट निकल के आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। ये तो क्लियर है। अब भाई साहब आप जानते हो कि अगर 20 का क्यूब रूट करोगे तो 8,000 हो जाता है, मतलब कि 20 से कम है। और 20 से कम और 8 से ज्यादा कोई गो संख्या है जिसका इकाई का अंक 8 होता है, एक एक गो संख्या है, तो इसका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और बटे में इस तो 10 निकल जाएगा, और गुना में 5/24, और गुना में 78 हो जाएगा। काट दो, 5 से ही 2 बार में, 2 से ही 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से ही 4 बार में। यहाँ पे आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है आपका। 78 थी या कितना हो जाएगा, 2 से अभी भी कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 39 बार में, 9 27, 7 बच गया आपका 2, 3 3 9, 2 11, बटे में 2 हो जाएगा। आपका आंसर इसका मैच नहीं करेगा क्योंकि सवाल गलत आया था एग्जाम में। ठीक है। आंसर इसका मैच नहीं करेगा क्योंकि सवाल जो था पूरा पूरा सवाल एग्जाम का सवाल है, और साथ में ही जो ऑप्शन भी है वही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। वैसे आप देख लीजिएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि पुत्री की जो आयु है वो एक्स है। ठीक है। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। हो जाएगी ना। कह रहा है 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, यहां से उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो यहां से पुत्री कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद पुत्री x+8 की हो जाएगी, और राहुल कितने का हो जाएगा, राहुल जो है 3x+8 का हो जाएगा। हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आयु जो है, उसकी आयु किसकी, राहुल की 3x+8 जो है, उसकी पुत्री की आयु के 2 गुना, तो 2 गुना करोगे 2 × x+8, और इससे 5 साल अधिक, तो 5 बराबर में ही आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको कर दो, यहां से कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे 3x+8 है आपका, और ये 2x+16, और प्लस का 21 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2x को इधर लेके आओ, 3x - 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 16×5 = 21 माइनस का 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 13 आ जाएगा। पूछा किसका, राहुल की वर्तमान आयु, 13 × 39 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक डीलर 63,000 रुपए प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है, एक पर 5% का लाभ और दूसरे पे 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो फॉर फर्स्ट के लिए बात करें अगर हम, पहला के लिए, तो 5% का लाभ होता है। 5% का मतलब 1/20 है, मतलब कि 20 का सामान 21 में बेचा गया है, और 21 में बेचा गया, और यहाँ पे बेचा है 63,000 में। तो 63,000 में कितना गुना है, 3,000 गुना है, तो इसका भी 3,000 गुना करोगे तो 60,000 आ जाएगा। तो पहला का आपका क्रय मूल्य हो गया 60,000। ठीक है। अगला केस में कह रहा है कि 30% की हानि होती है, तो 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 का सामान 7 में बेचेगा, और बेचा है आपका कितना में, 63,000 में। 63,000 में कितना गुना है, 9,000 गुना है, तो इसका भी 9,000 गुना करोगे 90,000 हो जाएगा। 90,000, तो यहाँ पे 60,000 और 90,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 63 दूना 126, 1,26,000 उसका क्या हो जाएगा, 1,00,000 है, कहाँ गया,
9 6 15, चारे जीरो होगा ना। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने का नुकसान हो रहा है, ई आपका उसका क्रय मूल्य है और ई जो है विक्रय मूल्य है, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 24,000 का। 24,000 का नुकसान हो रहा है कितना पे, 1,50,000 पे। 1,50,000 पे गुना में 100% हो जाएगा। काट पीट में चाहो, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 से काट दो, 15 कम 15, और 15, 15 कम 15, और 9 और 6 15 छक्का 90, 16% का नुकसान हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारेलाल? तो हिलाओ मंडी और आगे आ जाओ। तो यहां से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x को 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। 6x बटे वाई प्रोपोर्शन y बटे 3x माइनस 9, जहां पे y जो है जीरो से बड़ा है, y का मान कितना है। अब इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है कि एक तो तरीका है कि अगर हम यहां से 30 प्लस एक्स बटे में 15 प्लस एक्स बराबर में 21 प्लस एक्स और बटे में y प्लस एक्स कर लें, तो यहां से x का मान निकाल लें। एक तो रास्ता हमारे पास ये है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट x का मान दिया रहता तो हम ऑप्शन से यहाँ पे सेटिस्फाई करवा लेते, लेकिन अगर x का मान नहीं दिया है, इसका मान निकालना है भाई साहब, तो यहाँ पे अब x का मान सेटिस्फाई करवाना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं करवा पाएंगे। इसका दूसरा तरीका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे बेहतर होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला तरीका यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 30 है, 15 है, 21 है और 11 है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, यहाँ पे 15 का अंतर है और इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, यहाँ पे 10 का अंतर है। इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई और इसमें यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा 30 गुना 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 21 गुना 15 हो जाएगा, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, तो बटे में इन दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 5 से 6 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 60 और माइनस का 63 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x का मान अगर आप माइनस का 3 रखते हैं तो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं, 27 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा, 27 और 12, और ये आपका 18, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका 3 से 9 बार में और ये 3 से 4 बार में, ये 3 से 6 बार में, और सॉरी ये 2 से 9 बार में और ये 2 से 4 बार में, तो समानुपात बराबर आ रहा है। तो मतलब कि x का मान हमको यहाँ पे माइनस का 3 लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे 6x है तो माइनस का 18 हो जाएगा बटे में y, और बराबर में यहाँ y, और बटे में यहाँ 3 3 9, माइनस का 9 और माइनस का 9, माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो y का स्क्वायर बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 324 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर आपका 18 निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे सिंपल सा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, 625 है। के दूसरे अंक, तो दूसरा अंक 2 हो जाएगा। को सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 150 हो जाएगा। के दूसरे अंक, तो 150 के दूसरे अंक 5 से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 5 में से 2 घटाइएगा 3 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ ही बताया भी है कि 697 में 6 जो है पहला अंक है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बड़ी संख्या क्या, दूसरा अंक, और छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो 5 में से 2 घटाएंगे और 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आज का आखिरी सवाल है, यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे भिन्न बताना है कि कौन सा भिन्न है। तो अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर हमारा देखेंगे अगर ध्यान से, तो जे यहाँ पे 11 पे है और ये 13 पे है, 11 2 13, यहाँ पे 10 पे है, ये 8 पे है, तो 8 है 2 10 हो गया, गड़बड़ जा रहा है। यहाँ पे 19 है और ये 21 है, 19 2 21 हो रहा है, ठीक है। 14 है और 2 16 है, तो इधर से जा रहा है, सब में इधर से 2 प्लस हुआ है, इसमें भी इधर से 2 प्लस हुआ है, इसमें भी इधर से 2 प्लस हुआ है ना। लेकिन इसमें इधर से 2 प्लस हो रहा है, इसमें, इसलिए गड़बड़ है। यहाँ पे आप देखेंगे भी, तो यहाँ पे कितना पे है, अगर इसका बात कर ले हम, अगर इसका बात करें तो ये 8 पे है और ये आपका 21 पे है, कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा है। अगर इसका बात करें तो ये कितने पे है,
ये आपका 14 पे है और ये 12 पे है, 12 दो 14 हो जाएगा। ये आपका 23 दो 25 हो जाएगा, इस 18 दो 20 हो जाएगा। तो सब फॉर्मेट इसी में अप्लाई हो रहा है, बाकी इसमें नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी अल्फाबेटिकल का अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखता है, तो सबसे पहला काम है कि आप उसका नंबरिंग कर दें, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा। नंबरिंग करते ही आपको सारा चीज क्लियर होते हुए दिखेगा। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है आपको करके मजा आएगा, और मजा आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले सेट में, ठीक है, अगले क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।